सोचो ये कुछ ऐसा भी स्टडी के लिए तो ये साल भी इसका चल रहा है, हम तो सही ट्रेंड हो गए जब कर ही रहे हो। टेस्ट के कुछ चीजें ऐसे में क्या हुआ मुश्किल है ऑनलाइन करना सीख रहे हैं ना, तो उसको कुछ तक चला रहे हैं, मुझे तो टाइम लगाना पड़ती है। आपका असाइनमेंट शेयर हो गया ना कुछ? अच्छा हो गया 12 का हो गया, फिर 23rd में हमको अलाउ किया है 23 तारीख को। ठीक है तो मैं सब होगा अच्छा कोई असाइनमेंट में टाइप करना पड़ेगा, टाइप करना पुलिस नहीं है यार, वो बने हुए थे हमारे, हमें थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि हमारे बने हुए थे, तो जो नहीं थे उनको हमने शुरू में करवा दिया था। वो सेक्शन बता दो मैं देखता हूं क्लास के चैप्टर बता दें ऊपर इसके अंदर करना मेरा मैं तो अभी यहां ऑफिस में तो जो जितने पेंडिंग वर्क है ना मैं तो वहां पोर्टल पे डालने का कोशिश कर रहा हूं। हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी, बता दें आवाज साफ आ रही है तो बेटा क्लास स्टार्ट करें। सब लोग सुन रहे हैं मुझे क्लियरली? ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है ओके ठीक है बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्लास एंड की थी क्वेश्चन नंबर 5 पे। यासीन भाई अल्लाह हाफिज़। कल हमने क्लास स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 5 पे 11.5 पे, आज हम 11.6 से स्टार्ट कर रहे हैं। जरा पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, इसमें समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद फिर आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये है कि a 2 kg iron block is taken from a furnace where its temperature was 650 centigrade and placed on a large block of ice at 0 centigrade. Assuming all the heat given up by the iron is used to melt the ice, then calculate how much ice is melted. कहानी देखो ये है कि एक हमारे पास है आइस ब्लॉक, जरा समझ लो पहले, एक हमारे पास है आइस ब्लॉक, ये आइस ब्लॉक है, ठीक है जी। ये जो आइस ब्लॉक है इसका टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड। दूसरा हमारे पास एक ब्लॉक है आयरन का, ये हमारे पास आयरन का ब्लॉक है। ये जो आयरन का ब्लॉक है इसे एक फर्नेस में गर्म किया गया है काफी ज्यादा, कितने टेम्परेचर तक? 650 सेंटीग्रेड तक। 650 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद इस आयरन के ब्लॉक को रख दिया गया आइस के ब्लॉक में। अब आप देख सकते हो कि टेम्परेचर का फर्क कितना ज्यादा है, नीचे वाला ब्लॉक 0 पर है और ये 650 सेंटीग्रेड पर है। क्या होगा, जैसे ही आप ये 650 सेंटीग्रेड का आयरन ब्लॉक आइस ब्लॉक पे रखेंगे, फौरन सारी हीट इसमें जाएगी और एकदम से ये बर्फ पिघल जाएगी और पानी बन जाएगा, ठीक है जी। यार ताहा कह रहा है वॉइस प्रॉब्लम, और तो कोई नहीं कह रहा भाई, बाकी लोग बताओ, बोलो भाई वॉइस प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई। नहीं सब कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम आ रही है क्लियर। यार ताहा, यार सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई। ताहा नेट कनेक्शन चेक करो यार, ठीक है ओके। तो क्या होगा कि जैसे ही आप ये आयरन ब्लॉक इसके ऊपर रखेंगे तो फौरन से हीट आयरन ब्लॉक की आइस ब्लॉक में जाएगी और आप देखेंगे कि आइस ब्लॉक एकदम पिघल जाएगा और फौरन से पानी बन जाएगा और हम देखेंगे कि आयरन का ब्लॉक पानी के अंदर हमें नजर आएगा और दोनों चीजों का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब आइस 0 सेंटीग्रेड पर होती है और पिघलती है तो पहले जो पानी बनता है उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड ही होता है और उसके बाद अगर उस पानी को मजीद गर्म किया जाए तो फिर उस पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ होगी और वो पिघलेगी तो पहले जो पानी बनेगा वो 0 सेंटीग्रेड पर ही होगा
तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो जो पानी बनेगा वो 0 सेंटीग्रेड पर होगा। तो अब होगा क्या कि देखो आयरन का जो ब्लॉक है वो 650 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड पर आ गया, लेकिन जो आइस का ब्लॉक है वो 0 सेंटीग्रेड से 0 पर ही रहा। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जो आयरन का ब्लॉक है उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ है, 650 से 0 पर गया है, लेकिन जो आइस का ब्लॉक है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें अच्छा जी, अब्दुल्ला मुझसे पूछ रहा है कि सर हम जो फ्रीजर में बर्फ जमाते हैं वो तो इतनी सेंटीग्रेड, वो कितने सेंटीग्रेड की होती है? वो इसमें इस तरह होता है कि भाई आप का जो फ्रीजर होता है उसमें तो टेम्परेचर -20 -25 तक जाता है, क्योंकि फ्रीजर में तो और भी चीजें रखनी होती है ना, आइसक्रीम भी रखनी होती है, गोश्त भी रखना होता है, और भी चीजें रखनी होती है। तो बर्फ तो 0 सेंटीग्रेड पे जम जाती है, तो फिर आप बर्फ का टेम्परेचर जितना भी बढ़ा लो, माइनस में कहीं भी ले जाओ, फिर वो बर्फ ही रहनी है, और क्या है। तो 0 सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है, उसके बाद -5 -10 -15 पे बर्फ ही होती है। तो आमतौर पे जो डीप फ्रीजर होता है उसके अंदर टेम्परेचर -20 -22 -23 इतना जाता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी बात पे वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आयरन का ब्लॉक है उसमें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि वो 650 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड पर आ रहा है, लेकिन जो आइस का ब्लॉक है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वो 0 से 0 पर ही है, लेकिन उसमें स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि आइस क्या है? आइस है सॉलिड, और जब वो पानी बन रही है तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हमने इसका डाटा जो बनाया है, पहले हमने लिया है आयरन ब्लॉक, फिर हमने लिया है आइस ब्लॉक। आयरन का डाटा 1 में बनाया है और आइस का 2 में बनाया है, यानी उसको 2 से मेंशन किया है। अब जैसे मास ऑफ आयरन ब्लॉक, इसको बोल दिया m1, तो आयरन ब्लॉक कितना है? 2 kg का, तो m1 हो गया 2 kg। और फिर हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी आयरन की, जो एग्जाम में आपको गिवन होगी, वो 500 जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड होती है। तो स्पेसिफिक हीट C होती है, तो हमने आयरन के लिए उसको C1 कर दिया। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है आयरन के ब्लॉक का डेल्टा T1, वो क्या होगा? वो 650 से 0 पे चला गया, तो 650 -0, 650 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो आयरन ब्लॉक की 3 चीजें आ गई, ये मास आ गया, ये स्पेसिफिक हीट आ गई, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। अब आइस ब्लॉक में आ जाओ। आइस ब्लॉक का मास तो हमें निकालना है, कि जो आइस पिघल गई है उसका मास निकालना है, तो m2 तो हमें फाइंड करना है। अब आइस के लिए हमें एक चीज चाहिए होगी जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो आइस की कांस्टेंट होती है, LF से मेंशन करते हैं, वो होती है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ये एग्जाम में गिवन होगी। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है कि जैसे फर्ज कर लो कि भाई एक कंटेनर है, अब एक कंटेनर में आपके पास है आइस, फर्ज कर लो इसके अंदर आपके पास आइस है। अब आप इसमें लगा दो एक थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर बताएगा कि भाई टेम्परेचर इसका 0 सेंटीग्रेड है। अब आप इसको गर्म करना शुरू करो, आप इसको हीट दो। आप हीट दोगे तो आप देखोगे कि थर्मोमीटर पे टेम्परेचर 0 से आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि सारी आइस पानी नहीं बन जाएगी। जब सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी फिर टेम्परेचर 0 से आगे जाएगा, ठीक है जी। तो अब वो जो टेम्परेचर 0 से आगे नहीं बढ़ रहा और उस वक्त हम हीट भी दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट जा रही है चेंज ऑफ स्टेट में, स्टेट चेंज हो रही है, बर्फ कन्वर्ट हो रही है पानी में, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो उस वक्त जो हीट जाती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि वो हीट जो जाएगी किसी सॉलिड में कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उतनी देर तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वो आइस की 3.36 10⁵ होती है। अच्छा, अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि अगर एक गर्म और ठंडी चीज को मिलाया जाए तो गर्म चीज से जितनी हीट निकलेगी वो ठंडी चीज में जज्ब हो जाएगी। तो वो ये कहता है कि जी हीट एब्जॉर्ब्ड सॉरी हीट रिजेक्टेड बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी। यानी गर्म चीज से जो हीट रिजेक्ट होगी उतनी ही ठंडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि इक्वेशन एक बनती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। एक साइड पे जो डेल्टा क्यू होता है
वो रिजेक्टेड वाला होता है, यानी वो हीट जो गर्म चीज से निकल रही है, और दूसरी साइड पे जो डेल्टा की होता है वो एब्जॉर्ब वाला होता है, यानी वो हीट जो ठंडी चीज में जज्ब हो रही है। अब चाहे कोई हीट किसी गर्म चीज से निकल रही हो या ठंडी चीज में जज्ब हो रही हो, वो इक्वल होती है mc डेल्टा टी। ये कहां से आया है आपको याद होगा, हमने स्पेसिफिक हीट का जब फॉर्मूला बनाया था तो उसमें बताया था कि जो डेल्टा क्यू होता है वो mc डेल्टा टी होता है, जहां पे m उस चीज का मास होता है और c स्पेसिफिक हीट होती है और डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और इसी तरह हीट एब्जॉर्ब भी mc डेल्टा टी होगी। लेकिन अगर कहीं पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जैसे आइस में यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो फिर जो डेल्टा क्यू होगा वो m मल्टीप्लाई c और डेल्टा t से नहीं होगा, क्योंकि जब चेंज ऑफ स्टेट होगी तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। उस वक्त जो m है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा LF से, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो अब जैसा कि आप इसमें देखें कि हमने देखें यहाँ मेंशन किया है कि जी व्हेन आयरन ब्लॉक is placed over ice block, then suddenly all the ice is melted at same temperature। यही मैं आपको बता रहा हूं। and temperature of both block becomes 0 centigrade। therefore according to law of heat exchange क्या होगा, heat rejected by iron block is equal to heat absorbed by ice block। तो ये डेल्टा क्यू आयरन हो जाएगा और ये डेल्टा क्यू आइस हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू आयरन आप देख सकते हैं mc डेल्टा टी ले लिया, चूंकि आयरन का डेल्टा 1 में बनाया है तो m1 c1 डेल्टा t1 हो जाएगा, और आइस में m2 इंटू LF कर दिया, क्योंकि वहां तो चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। और फिर इस LF को यहाँ लाके डिवाइड कर लें तो फिर यहाँ से m2 निकल जाएगा। अब वैल्यूज प्लेस करेंगे, देखिए m1 जो है, m1 कितना है, m1 है 2 kg, यहाँ 2 आ गया, और फिर c1 500 है और डेल्टा t1 650 है, और ये नीचे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रख दें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.93 kg आ जाएगा। तो 1.93 kg जो है वो मास होगा आइस ब्लॉक का जो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल से इसका कॉन्सेप्ट सारा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसको नोट कर लें। और मुझसे ताहा क्या सवाल पूछता है, नहीं वो मुझसे नहीं कह रहा, वो कह रहा है सर फैजान से। ठीक है, ओके, वो फीस का बता रहा है कि सबमिट हो गई है। ओके, चलें जी, करें आप लोग काम।
हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? ताहिर एक सवाल कर रहा है कि सर जब ब्लॉक को आइस पर रखा तो दोनों का टेम्परेचर 0 पर आ गया, ये भी तो हो सकता था कि दोनों के टेम्परेचर 650 पर आ जाए। हैं? अभी ये कैसी बात कर रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि हीट जो है वो तो गर्म चीज से ठंडी चीज में जाती है ना। सही है। हीट तो गर्म चीज से ठंडी चीज में जाती है, तो जैसे ही रखेंगे तो आयरन की हीट आइस में जाएगी। ठंडी चीज गर्म चीज को क्या दे सकती है? आप मुझे ये बताएं। सही है ना? ठीक है, ओके। बोलो भाई, आगे चलें? आगे चलना है या रुकना है? कर लिया? फिर आगे जाता हूं मैं। कोई रह गया तो बता दो, मैं जा रहा हूं, वरना आगे। ठीक है, हसान कह रहा रुकें। ठीक है। हसान अकरम कह रहा है कि रुके सर। ओके, रुका हुआ हूं, 1 मिनट। हाँ भाई, अब मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं? अब समीद मुझे कह रहा है कि जब वर्क डन करते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो हीट ट्रांसफर करते हैं।
और अक्षर क्या कह रहा है 31.0975? क्या मतलब भाई? भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा। समीत तुम्हारा सवाल मुझे समझ नहीं आया। अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? वो क्या नाम है समीत, तुम सवाल तो दोबारा करो। जब वर्क डन करते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो हीट ट्रांसफर करते हैं। अच्छा ये कह रहे हो। अच्छा समीत का सवाल अब मुझे समझ आया कि जब कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफर करते हैं। देखो अपने सवाल को समझो। सवाल पता है क्या है? जब हॉट बॉडी से, समीत जवाब सुनो, जब हॉट बॉडी से कोल्ड में ट्रांसफर होती है हीट, तो हम कोई वर्क डन नहीं करते, वो तो नेचुरल प्रोसेस के तहत हो रही होती है। लेकिन जो आपका सवाल है जब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में करते हैं तो बिल्कुल वर्क डन करते हैं, वो रेफ्रिजरेशन होती है। ये तो मैं पहले बता के आया हूं आपको थर्मोडायनेमिक्स। बोलो समीत। हाँ भाई समीत, समझ आई बात? अब समीत क्या कह रहा है? समीत कह रहा है, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है सर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है समझ आ गया, ओके। चलो भाई अब मैं आगे जा रहा हूं, आगे चलूं? बोलो भाई। ठीक है। अब इसके बाद जो दो क्वेश्चन है 11.7 और 8, ये आपके सामने है, इनमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनको आप नोट कर लें। ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि बुक के अंदर मौजूद है, वरना इस तरह के तो एग्जाम में आते नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि बुक में है तो मैं इसलिए करा रहा हूं। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप नोट कर लें, इसमें मेरे समझाने वाली कोई बात नहीं। आपके पास है 2 मिनट।
हाँ भाई आगे चलूं, कर लिया, बोलो भाई। ठीक है फिर आगे चलते हैं। बच्चे बार बार तंग कर रहे हैं मुझे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भैया बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क in each cycle and has an efficiency of 20% for each cycle of operation। ए पार्ट में कहते हैं कि भाई हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, और बी में कहते हैं कि हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। अब पहले तो साइकिल का मतलब समझ लो। साइकिल का मतलब यह है कि भाई वो जो हम कार्नो साइकिल करते थे, तो कार्नो साइकिल में वो 4 स्टेप होते हैं ना, स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक, तो वो उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक हीट इंजन है और वो हर साइकिल में 200 जूल का वर्क करता है। तो ये इसका वर्क डन हो गया 200 जूल, और उसकी एफिशिएंसी 20% है, तो परसेंट एफिशिएंसी उसकी 20 हो गई। अब वो कहते हैं कि भाई वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी एक्सपेल कर रहा है। तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में सोर्स के जरिए जो हीट इंजन में जाती है वो Q1 होती है, वो उसकी हीट एब्जॉर्ब है। और थर्ड स्टेप में उससे इंजन से निकल के सिंक में जो हीट आती है वो उसकी हीट एक्सपेल्ड होती है, वो Q2 होती है। तो हमें Q1 और Q2 निकालना है। अब हम इसको करेंगे किस तरह, वो देखो हम इस तरह करेंगे कि परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टार्ट यहां से होता है कि परसेंट एफिशिएंसी जो है वो इक्वल होती है आउटपुट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने बताया था कि जो आउटपुट होता है वो हमेशा वर्क डन के इक्वल होता है, तो आउटपुट की जगह डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। और इनपुट ये होता है कि हमने इंजन को हीट सप्लाई कितनी की, जो सप्लाई करेंगे वही हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इनपुट का मतलब है कि कितनी हीट हमने सप्लाई की या कितनी उसमें एब्जॉर्ब हुई। तो इनपुट की जगह पे जो है ना वो आ जाएगा Q1, यहाँ पे Q1 आ जाएगा, Q1 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी, ये आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। आउटपुट की जगह वर्क डन आ गया, इनपुट की जगह हीट एब्जॉर्ब्ड आ गया, ठीक है। और फिर ये वर्क डन क्या हो गया डेल्टा डब्ल्यू, और हीट एब्जॉर्ब क्या हो गया Q1। ओके, अब इसमें पुट करेंगे आप, तो परसेंट एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 20 है, तो ये परसेंट एफिशिएंसी 20 आ गई। और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन कितना है 200 जूल है, ठीक है जी, ये 200 जूल है, ये 200 आ गया और डिवाइडेड बाय Q1 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इस 100 को आप लेफ्ट पे ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 0.2 हो गया, ठीक है 0.2, और ये 200 बाय Q1 है। अब Q1 इधर ले जाएं और फिर 0.2 लाके डिवाइड कर लें, तो इस तरह Q1 आपका 1000 जूल आएगा। और जब Q1 1000 जूल आ जाएगा तो फिर आप इक्वेशन लगाएं कि जो हीट इंजन होता है जो उसका वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, वो इक्वल होता है Q1 माइनस Q2। तो ये जो Q1 आया 1000 जूल इसे यहाँ रखें, और वर्क डन 200 जूल है तो यहाँ से 800 जूल इसका Q2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे कोई मैसेज कर रहा है यार, वो मुझे कह रहा है, अरशद कह रहा है कि टेस्ट में डेरिवेशन तो नहीं है ना, वो ताहिर से पूछ रहा है, ताहिर से पूछ रहा है, तो भाई ताहिर ही जवाब दे दे। और समीर कह रहा है कि जी पूरी थ्योरी है। हाँ तो भाई जब पूरी थ्योरी है तो डेरिवेशन भी तो उसमें आ गई। सर आप बताएं, तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, चैप्टर 11 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाला है कि चैप्टर 11 की थ्योरी कंप्लीट है। अब थ्योरी में जो भी आ रहा है वो सब है, अब मैं मजीद और क्या बताऊं। न्यूमेरिकल तो अभी स्टार्ट हुए तो इसकी न्यूमेरिकल मैंने नहीं डाली, ठीक है। चलो करो भाई ये क्वेश्चन।